हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनी है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत, जो हम चैप्टर कर रहे थे उसका थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ा था कि उसका विघटन क्यों हुआ था और क्या कारण थे इसके। ठीक है, और ये जो टॉपिक है हमने यहाँ तक कर लिया था, है ना, कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उन्होंने कुछ सुधार किए थे सोवियत संघ में। ठीक है, जो कि सफल नहीं हुए बहुत हद तक, बहुत अच्छे से। और तो और उन्हीं की पार्टी के, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, उनका विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमने देखा था, है ना। और आज हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो सोवियत संघ में सुधार किए गए थे उस समय पे मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, ठीक है, वो बहुत कामयाब नहीं रहे। और कामयाब ना होने का कारण क्या था कि एक तो उन्हीं के पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए थे, और तो और जो लोग थे वो भी, उनके भी सर से पानी बहुत ऊपर जा रहा था। अब वो भी इस सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उनके सुधारों को भी वो उन्होंने समर्थन नहीं दिया। और फिर जो लोग थे, नागरिक थे, वो सरकार के बिल्कुल पूरी तरीके से खिलाफ हो गए थे। और एक और मुख्य कारण ये भी था कि इसके बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन हुआ, रुक नहीं सका। और लेकिन एक चीज़ थी, अगर ऐसा ना होता तो सोवियत संघ का विघटन शायद ना होता। और वो एक कारण ये था कि लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार था और संप्रभुता की इच्छा का उभार हुआ, है ना। जो नागरिक थे उनके अंदर राष्ट्रवादी और भावना और संप्रभुता का इच्छा। संप्रभुता क्या होता है? जब जिसमें लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, मतलब कि उनके फैसले, उनके डिसीजन में उनके ऊपर किसी का दबाव ना हो, किसी और का वर्चस्व ना हो, मतलब वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, तो ऐसी भावनाएं और राष्ट्रवादी इच्छा, अपने देश के प्रति प्रेम की जो भावना है लोगों के अंदर उभर कर आ रही थी उस समय पे। और ये कि सबसे बड़ा कारण भी था कि सोवियत संघ के जो बाकी गणराज्य जो शामिल थे सोवियत संघ के अंदर, जो दूसरे देश शामिल थे, उन सभी देशों में ये हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और रूस और बाल्टिक जो गणराज्य थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया जैसे ये सारे जो देश थे, सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। इन सभी में हमें, इन सभी राज्यों में, इन सभी देशों में हमें राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भाव का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो सोवियत संघ था उसका जो विघटन हुआ, उसका अंतिम या सबसे तात्कालिक, तात्कालिक एकदम तुरंत का जो कारण था वो क्या था? तो एक तात्कालिक कारण ये था आखिरी, कि सोवियत संघ के जो गणराज्य, जो उसमें 15 देश शामिल थे, उनमें से बहुत से देशों में, लगभग सभी देशों में और खुद रूस में भी, लोगों के अंदर राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना का उभार हुआ। तो ये पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों के उभार के कारण जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ, और ये अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ था। ठीक है, और इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है, मतलब जो लोग हैं वो अलग अलग राय देते हैं। एक विचार तो ये है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं ना कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाया हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है, मतलब ऐसा सोचना गलत भी नहीं है कि ये तो होना ही था, क्योंकि उनके जो आंतरिक मामले थे उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। सोवियत संघ जो था उसके अंदर एक तो बहुत बड़ा था सोवियत संघ, उसमें 15 जो देश, जो गणराज्य, राज्य जो शामिल थे, और तो और उनके बीच में विविधता जो थी। ठीक है, और तो और उनके अंदर, सोवियत संघ के अंदर भी बहुत ज़्यादा संघर्ष था आपस में। तो ये सब तो होना ही था। और कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष
को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये भी तर्क है कि जो गोरबाचेव ने सुधार किए थे उसकी वजह से भी जो राष्ट्रवादी लोग थे, है ना, राष्ट्रवादियों के अंदर जो असंतोष की जो सीमा थी वो और ज़्यादा, मतलब असंतोष जो था वो और ज़्यादा अधिक भड़क गया। और इसकी वजह से भी क्या हुआ, जो शासक थे जो राज्य के, उनका नियंत्रण उन पर नहीं रहा। और विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो कह रहा है कि ये एक विडंबना थी कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोगों को लगता था ना कि सोवियत संघ के जो मध्य एशियाई गणराज्य, यानी सोवियत संघ में जो शामिल मध्य एशिया गणराज्य जो शामिल थे, उनमें राष्ट्रवादी जो आकांक्षाओं का जो उभार है सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी उनको, क्योंकि वो रूस से तो बिल्कुल ही हर तरीके से पिछड़े हुए और हर तरीके से अलग थे। लेकिन हुआ यह है कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष जो थी वो यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रबल नजर आई। यानी कि ये जो राष्ट्रवादी जो भावना थी ये सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मध्य जो एशिया के जो देश हैं वहाँ पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रबल होगी, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगी। लेकिन ये राष्ट्रवादी जो असंतोष की भावना थी ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे प्रबल दिखने को मिलती है, रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ऐसे राज्यों में जो ज़्यादा समृद्ध थे। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे और इसका आपस में भी अलगाव था। तो ये सारे जो यूरोप के जो देश थे, है ना, जो समृद्ध राज्य थे, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब यहाँ पे हमें जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी लोगों के अंदर वो ज़्यादा प्रबल यानी जो ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही थी, जब बजाय के मध्य एशिया गणराज्यों के। और तो और ये मध्य एशियाई गणराज्यों से अलग थलग भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके धर्म में अंतर था, उनके आर्थिक स्थितियों में अंतर था, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी आपस में मिलती नहीं थी और इनका आपस में भी अलगाव था। और इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो वो बहुत पिछड़े हुए थे उन सभी से, वो जो मध्य एशिया के जो देश थे ना, वो सोवियत संघ के बाकी जो प्रसिद्ध समृद्ध गणराज्य थे उनसे पिछड़े हुए थे हर तरीके से। तो उनको लग रहा था कि हम सोवियत संघ में शामिल रह के हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ठीक है, और ये तो तर्क थे सारे के सारे कि जब सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसमें क्या क्या लोगों ने अपने अपने तर्क दिए। इसके बाद आता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में, है ना। तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके परिणतियाँ यानी कि उसके परिणाम क्या निकले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है 6 मार्क्स में क्वेश्चन ये आता है कि सोवियत संघ का विघटन की परिणतियाँ यानी परिणाम क्या निकले। तो सबसे पहला परिणाम तो यही होगा कि जो पूरा विश्व जो था वो दो ध्रुवीयता यानी दो ध्रुवों के बीच में बटा हुआ था। अब एक ध्रुव जो है, दूसरी दुनिया जिसको कहते थे, दूसरा ध्रुव, है ना, सोवियत संघ, उसका तो खात्मा हो गया, वो खत्म हो गया, तो एक ध्रुवीय देश बन जाएगा। और पूर्वी यूरोप की जो समाजवादी व्यवस्था का क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो कुछ यहाँ पे हेडिंग, आप पहला पॉइंट क्या बनेगा कि दूसरी दुनिया, सोवियत संघ की जो दूसरी दुनिया थी और पूर्वी यूरोप के समाजवादी व्यवस्था के पतन का परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे, है ना। तो पहला ये कि दूसरी दुनिया का पतन हो गया और इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार से दूरगामी परिवर्तन हुए। और जब ये पतन हुआ तो 3 प्रकार के परिवर्तन हुए। ठीक है, पहला परिवर्तन क्या हुआ, दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की भी समाप्ति हुई। यानी कि दूसरी दुनिया का पतन हुआ और दूसरा पॉइंट ये
कि शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था वो कब से कब तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1991 तक ये शीत युद्ध का दौर चला। और ये शीत युद्ध जो था वो भी समाप्त हो गया जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है। समाजवादी प्रणाली जो पूंजीवाद प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद का मुद्दा भी नहीं रहा। और अब ये मुद्दा ही नहीं रहा दोनों में, मतलब समाजवादी प्रणाली और पूंजीवादी प्रणाली की जो लड़ाई चल रही थी शीत युद्ध के दौरान, इन दोनों के की कौन आगे जाएगा। जो समाजवादी प्रणाली है, सिस्टम है, वो क्या वो पूंजीवाद को पीछे छोड़ पाएगा। तो अब ये ऐसा कोई भी ये जो विचारधारात्मक विवाद था वो क्या हो गया, अब खत्म हो गया, है ना, सोवियत संघ के विघटन के साथ। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों का तेज होड़ शुरू की थी और परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। तो जब शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि जो दो ध्रुवीय जब विश्व था, तो उस समय परमाणु हथियारों का होड़ लगी हुई थी दोनों के बीच में, है ना, हथियारों को बढ़ाने की, दोनों ही पूंजीवादी उसमें ब्लॉक में भी और साम्यवादी में भी। लेकिन अब क्या है, अब वो भी समाप्त हो गया। शीत युद्ध की समाप्ति होने के साथ साथ हथियारों की होड़ भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है। और नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के दूरगामी जो परिवर्तन हमें देखने, तो ये पहला परिवर्तन था। इस पहले परिवर्तन में जस्ट अ सेकेंड, ये जो पहला बड़ा परिवर्तन था शीत युद्ध की समाप्ति, उसके अंदर कई सारे इसके सब पॉइंट आ जाएंगे कि विचारधारात्मक विवाद जो था क्या हो गया, वो खत्म हो गया, है ना, और परमाणु हथियारों की जो होड़ थी वो खत्म हो गई और नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। यानी कि विश्व की जो राजनीति थी और देशों के बीच में जिस तरीके के उस समय पे संबंध थे शीत युद्ध के समय, अब उसमें क्या हो गए, बदलाव आ गए। और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी क्या हुआ, बदलाव आया। तो विश्व राजनीति में शक्ति संबंध का बदलना, ठीक है, और विचारों में और संस्थाओं में भी बदलाव होना। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, ठीक है, और या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। तो देखो, जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी तो 2 तरीके की संभावनाएं थी। संभावनाएं क्या थी, पहली संभावना की सोवियत संघ तो खत्म हो गया, तो अब विश्व जो है वो एक ध्रुवीय रह जाएगा। ठीक है, विश्व कैसा रह जाएगा, एक ध्रुवीय। और दूसरी संभावना क्या थी, या तो फिर क्या होगा, जो बाकी दूसरे देश हैं, है ना, जैसे कि हमें देखने के लिए मिलता है आसियान, है ना, और यूरोपियन यूनियन और फिर अफ्रीकन यूनियन, तो ये कुछ अलग अलग देशों के जो क्या है समूह है, जैसे ब्रिक्स, है ना, सार्क, तो ये अलग अलग देशों के क्या है अंतर्राष्ट्रीय समूह हैं जो क्या करेंगे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरेंगे, है ना। और इससे क्या होगा, जो ये एक ध्रुवीयता वाला जो कॉन्सेप्ट है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और पूरे विश्व में किसी एक देश का बोलबाला नहीं रहेगा। विश्व जो है वो बहुध्रुवीय बन जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुध्रुवीय बन जाएगा। तो दूसरी संभावना ये थी कि विश्व जो है बहुध्रुवीय बनेगा, और हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठी। और आखिरकार परिणाम क्या निकला इसका, कि अमेरिका जो थी वो आखिरी अकेली महाशक्ति बनी। ठीक है, और अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था थी। तो अमेरिका महाशक्ति बन गई, ठीक है,
सबसे प्रभुत्वशाली और सबसे शक्तिशाली जो अर्थव्यवस्था थी, अब क्या थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थी। ठीक है, और तो और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने क्या दिया था, कर्ज दिया था। तो अब जो देश उस समय पे जो भी गरीब थे या जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो क्या किया था, अब वो सब पूंजीवाद की तरफ जाने का रुख कर रहे थे। और इसके लिए विश्व बैंक और IMF जो था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्होंने क्या किया था, देशों को ताकतवर बनने के लिए सलाह दी, और तो और उनको पूंजीवाद की तरफ जाने के लिए कर्ज भी दिया। तो इस तरीके से पूरे विश्व स्तर पे पूंजीवाद प्रणाली का एक तरीके से वर्चस्व हो गया। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। ठीक है, और अगर राजनीतिक रूप से हम बदलाव देखें तो क्या देखेंगे कि उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन का एक तरीके से उभार हुआ, है ना, उदारवादी लोकतांत्रिक जीवन का उभार हुआ, यानी कि अब जो है लोकतांत्रिक भावनाएं जो हैं उभर कर सामने आ रही थी। जो देश है वो लोकतंत्र की तरफ जाने की बारे में सोच रहे थे। और जो तीसरा जो परिवर्तन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे बोला है अंत में, एक सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। ठीक है, एक परिवर्तन क्या हुआ, तीसरा जो है ये अंतिम परिवर्तन, नए देशों का क्या हुआ, उदय हुआ। और इन सभी देशों को स्वतंत्र पहचान और पसंद है ना, इन सभी देशों की अपनी स्वतंत्र पहचान और पसंद है। और इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। तो कुछ लोग यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते थे और कुछ देश जो है वो नाटो में शामिल होना चाहते थे, जो कि अमेरिका का ही एक तरीके से संगठन था। ठीक है ना। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे और इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देश अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाए। तो जो मध्य एशिया के देश थे उनकी जो भौगोलिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि मध्य एशिया के जो देश हैं एक तरीके से हम कहें खनिज के लिए और ख़ासकर तेल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। और उन्होंने अपने इस भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाया, क्योंकि तेल की तो हर देश को ज़रूरत है, पेट्रोल की, है ना। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, रूस के साथ भी अपने मजबूत रिश्ते को बनाए रखा, जारी रखा, और साथ ही साथ उन्होंने अमेरिका और चीन और बाकी जो ताकतवर देश हैं उनके साथ भी अपने संबंध बनाए। और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए और हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग थी। ठीक है, सभी जो देश है सबकी अपने हित, मतलब अपने फ़ायदे, अपनी पहचान और अपनी समस्याएं क्या हैं, अलग अलग थी। और आगे इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये थे परिणाम। ठीक है, तो परिणाम में हम जब देखते हैं, परिणाम की बात करते हैं, तो सबसे पहला नंबर पे आता है कि दूसरी दुनिया या फिर सोवियत संघ कह लो या फिर साम्यवादी व्यवस्था का क्या हो गया, पतन हो गया। और पतन के साथ क्या हुआ, 3 परिवर्तन हुए। तो जब आप आंसर लिखोगे तो ये इंट्रोडक्शन में लिखोगे सबसे पहले, और उसके बाद ये 3 जो परिवर्तन है ब्रॉड लेवल पे, इन तीनों परिवर्तन को लिखोगे और इनके जो सब पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखोगे। ठीक है, यानी कि पहला हेडिंग जैसे कि दूसरी दुनिया का पतन हुआ, ठीक है, और संघर्ष का दौर समाप्त हुआ, ये हेडिंग होगी। और इसके कुछ और भी सब पॉइंट होंगे, जैसे इसके अंदर विचारधारात्मक विवाद का क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, और 2 गुटों की सेनाओं के बीच में जो हथियारों की हौड़ लगी थी, जो विवाद थे शीत युद्ध के समय पे, वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई। ठीक है, और शांति का एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। ठीक है, और दूसरा परिवर्तन हमने क्या देखा, जो शक्ति संबंध थे देशों के बीच में राजनीतिक स्तर पे, विश्व राजनीति में, उसमें भी क्या हुआ, बदलाव देखने को मिलता है।
और क्या बदलाव देखने को मिलता है, हमें ये बदलाव देखने को मिलता है कि जो पूरा विश्व है वो एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन जाती है। अमेरिका अकेली महाशक्ति बनकर उभरती है। ठीक है, और विश्व बैंक जो है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए कर्ज वगैरह भी देते हैं, और राजनीतिक रूप से इन देशों के अंदर लोकतांत्रिक राजनीति का उभार होता है। ठीक है, और तीसरी जो सबसे बड़ी, ये सारे सब पॉइंट है सेकंड के, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद जो तीसरा बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि नए देशों का क्या होता है, उदय होता है, नए देशों का उदय होता है। और इन नए देशों में जो नए देश, एक तो जो 15 गणराज्य जो सोवियत संघ में शामिल थे वो तो आज़ाद होते हैं, और भी कई नए देशों का उदय होता है साथ साथ। और वो क्या करते हैं, उनमें से कुछ जो है यूरोपीय संघ में शामिल होना चाहते हैं और कुछ नाटो से जुड़ना चाहते हैं। और जो मध्य एशियाई देश थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूस के साथ भी अपने संबंध बनाए रखे, और साथ ही साथ अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देशों से भी अपने संबंध बनाए। ठीक है, समझ में आया। तो ये एक तरीके से बड़ा क्वेश्चन है कि परिणाम क्या हुए, और ये ज़रूर आता है क्वेश्चन। और तो और इस पूरे चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो सोवियत संघ की प्रणाली कैसी थी, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। ठीक है, और उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या निकले, यानी कि जब विघटन हो गया तो उसके क्या रिजल्ट निकले ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। तो जब साम्यवादी शासन व्यवस्था यानी साम्यवादी जो प्रणाली है उसका जब समाप्ति हो गई, उसका पतन हो गया, तो उसके बाद ये शॉक थेरेपी है क्या। ठीक है, तो साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। तो देखो होता क्या है, जब सोवियत संघ प्रणाली का पतन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो देश थे, जो गणराज्य इसमें शामिल थे, वो सब पूंजीवाद की तरफ जाने का रुख करते हैं। और जब वो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं तो एक प्रोसेस के जरिए उनको गुजरना पड़ता है, और जो कि बहुत ही कष्टप्रद यानी कि बहुत ही कष्टदायक होता है। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर जो संक्रमण हुआ, मतलब पूंजीवाद की तरफ जो रुख किया इन्होंने, एक खास मॉडल अपनाया इन्होंने। और वो जो मॉडल था, वो मॉडल इनको सुझाया किसने था, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, है ना। अभी हमने ऊपर परिणाम में पढ़ा कि विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देशों को पूंजीवाद की तरफ जाने के लिए, पूंजीवाद अपनाने के लिए क्या किया, उनको सुझाव दिए, उनको लोन दिए। तो जब इन देशों ने, ये जो नए देश उभरकर, नए देश जो आज़ाद हुए थे सोवियत संघ के विघटन के बाद, है ना, तो ये जो इन नए देशों ने क्या किया, अपने देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लाने की कोशिश की। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाने के लिए इनको किसकी मदद मिली, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। लेकिन मदद के बदले विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ सुझाव, मतलब कुछ मॉडल सुझाए जिसको इन लोगों को मानना था, इन देशों को। ठीक है, तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्या कहा, द्वारा निर्देशित इस मॉडल को ही शॉक थेरेपी कहा गया, यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी का क्या मतलब है। तो अगर एमसीक्यू में आए तो हो सकता है मीनिंग पूछे, तो इसका मीनिंग है आघात पहुंचाकर उपचार करना, इसको कहा जाता है। और अगर आपसे पूरा पूछा जाए कि शॉक थेरेपी क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो साम्यवादी गणराज्य जिनका पतन हुआ था, ठीक है, जो कि रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वो पूंजीवाद की ओर
जाने के लिए उन्होंने एक मॉडल अपनाया था, जो मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुझाया गया था, उसे ही शॉक थेरेपी कहा गया। ठीक है। और भूतपूर्व दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। कहने का मतलब, ये दूसरी दुनिया के जितने भी देश थे, इन सभी देशों को ये शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाना पड़ा, और इसकी जो गति थी और गहनता थी हर देश में अलग अलग थी। यानी कि हर देश में ये जो शॉक थेरेपी का जो असर था, यानी ये जो मॉडल का असर था, ये अलग अलग था। ठीक है। लेकिन इसकी दिशा यानी कि काम एक ही था, शॉक थेरेपी का मकसद एक ही था, लेकिन इसकी जो गति थी, स्पीड थी, है ना, हर देश में विकास करने की, वो अलग अलग थी। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। यानी एकदम से क्या होना था, मान लो एकदम से हम साम्यवाद अर्थव्यवस्था है, ठीक है, साम्यवाद अर्थव्यवस्था से सीधे किधर जाना है, पूंजीवाद की तरफ। मतलब एकदम से क्या होगा, चेंज हो जाएगा उनमें, है ना, एकदम से उनकी अर्थव्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। तो एकदम से किसी चीज़ को हम बदलेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी, क्योंकि सब कुछ एकदम सरकार के हाथों में था, और उसको एकदम से प्राइवेट और करना, और लोगों को पूरी तरीके से एकदम से आज़ादी मिलना, तो ये जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही कष्टदायक रही। और इस वजह, और एक तो हर देश में इसका समान परिणाम भी नहीं निकले, एक जैसे परिणाम भी नहीं निकले। हर देश को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ना था, और इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना पूरी तरीके से निजात पाना। यानी सोवियत संघ के समय पे जितनी भी जो भी तरीके का सिस्टम था, उन सभी सिस्टम से, उस सभी सिस्टम को ख़त्म करके एक नया सिस्टम लाना। शॉक थेरेपी का सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व था। तो शॉक थेरेपी का उद्देश्य क्या था कि जो मिल्कियत है, मिल्कियत यानी कि जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं जो सब पहले सरकारी हुआ करती थी, उनको क्या कर दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए, है ना, यानी कि साम्यवादी से निजी स्वामित्व की ओर करना, है ना। और इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी, कि आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, इन देशों को तुरंत निजीकरण करना पड़ेगा, और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को अपनाना पड़ेगा इन देशों को। यानी कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसमें सब हर एक चीज़ पर, हर एक संसाधन पर, ठीक है, हर एक ऑफिस पे किस सरकार का कंट्रोल है ना, सब कुछ सरकारी है, लेकिन अब क्या होगा, एकदम से ही वो सब कुछ प्राइवेट करना पड़ेगा। ठीक है। और सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया, और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हो गई। यानी अब खेती भी जो है वो कैसे होगी, पूंजीवादी पद्धति से होगी। और इस संक्रमण में राज्य नियंत्रण या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूरी नहीं दी गई थी। ठीक है। यानी कि ये जो तरीका था, ये जो मॉडल आया है ना, शॉक थेरेपी, इस मॉडल में केवल और केवल पूंजीवाद की तरफ, यानी निजी स्वामित्व की तरफ ही मूव करना था। ठीक है। उसके अलावा कोई और तीसरा विकल्प देशों के सामने नहीं रखा गया था। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। ठीक है। जब ये शॉक थेरेपी इन देशों में लाई गई थी, ये मॉडल लाया गया था, तो जो ये देश की अर्थव्यवस्थाएं, यानी जो देश हैं, इनकी जो बाहरी व्यवस्था के प्रति जो रुझान थे, पहले जो इनके विचार थे, वो बुनियादी तौर पर अब क्या हो गए, बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। तो इनके विचारों में परिवर्तन आया, बुनियादी जो विचार थे वो सब कुछ बदल गए, और अब ये माना जाने लग गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हमें व्यापार करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा विकास हो सके। और इस कारण से क्या हुआ, मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया, और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। तो जो मुक्त व्यापार की नीति थी
उसको अपनाया गया, जिससे कि जल्दी से जल्दी इन देशों का क्या हो सके, विकास हो सके। और वित्तीय खुलापन और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, यानी कि मुद्राओं का एक्सचेंज है ना, जो करेंसी है उसका एक्सचेंज, और वित्तीय खुलापन यानी कि अपने देश को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। खोलने का मतलब है कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी आकर अपनी कंपनियां दूसरे देशों में लगा सके, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो सके, है ना, पूंजीवाद के व्यवस्था के तहत। और इससे क्या होगा, उनका तेजी से विकास होगा। और मुक्त व्यापार का मतलब है कि जो टैक्स और ये सारी चीज़ें जो व्यापार पे जब हम ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ, तो उस पर जो टैक्स अधिक लगते हैं उसको कम करना, है ना, तो इसको ही मुक्त व्यापार कहते हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी से व्यापार हो सके देशों के बीच में, ठीक है। तो एक मकसद ये था। और अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। और जो पुराने इनके जो गठबंधन थे, यानी कि जो पुराने जो समझौते वगैरह किए थे, उन सबको समाप्त कर दिया गया। और खेमों के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिम मुल्कों से जोड़ा गया। अब ये देखो, शॉक थेरेपी के जरिए एक चीज़ और ये भी की गई कि जो यूरोप के जो देश थे, जो सोवियत संघ के एक तरीके से समूह में शामिल थे, उन देशों के बीच में जो पहले आपसी समझौते होंगे व्यापार वगैरह को लेके, उन सबको तो क्या कर दिया गया, पहले तो समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद जब ये शॉक थेरेपी लाया गया, पूंजीवादी व्यवस्था लाई गई इन देशों में, तो उनको ये नहीं कहा गया कि आप आपस में व्यापार करो। उनको सीधे सीधे किससे जोड़ा गया, पश्चिमी मुल्कों से, यानी कि अमेरिका जो है ना, उधर अमेरिका या पश्चिमी मुल्क यानी कि अमेरिका जो था, उनसे जोड़ने की बात की गई, यानी सीधे सीधे उनसे व्यापार करने की बात की गई। और इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। और पश्चिमी दुनिया के पूंजीवाद देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियां और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। और इस तरीके से क्या हुआ, जो पश्चिमी दुनिया थी, पूंजीवादी जो देश थे, वो अब इन देशों के एक तरीके से नेता की तरह भूमिका निभाने लग गए, है ना, और इनके ऊपर उनका नियंत्रण था। और इन देशों के विकास का मार्गदर्शन भी वही कर रहे थे, कि मतलब इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे विकास करना है, किस तरीके की नीतियां होंगी, है ना, क्या जो कुछ भी होगा, वो सभी चीज़ों पे पश्चिमी मुल्कों का नियंत्रण हो रहा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी के क्या क्या उद्देश्य थे, एक तरीके से, है ना, किन उद्देश्यों से शॉक थेरेपी को लाया गया था, शॉक थेरेपी मॉडल को, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आता है कि ये शॉक थेरेपी मॉडल जो है किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, तो मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा निर्देशित किया गया था, ठीक है। अब आते हैं शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, ठीक है। अभी जो शॉक थेरेपी ला तो दी गई, और इन्होंने अपने बता भी दिए कि ये काम करने पड़ेंगे, ठीक है। इन देशों को, सोवियत संघ से जो अलग हुए देश थे 15, उनको ये बातें हमारी माननी पड़ेंगी। लेकिन बाद में इसका परिणाम हुआ क्या, 1990 में आई ये जो शॉक थेरेपी थी, मॉडल था, इसको अपनाया गया। जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। कहने का मतलब, ये जो शॉक थेरेपी थी, इसमें कहा गया था कि विकास होगा बहुत अच्छे से, मतलब जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। तो यानी कि जो शॉक थेरेपी ने लोगों को वादा किया था एक तरीके से जनता को उपभोग का, वो वादा पूरा नहीं हुआ। यानी कि जो शॉक थेरेपी के उद्देश्य जो थे वो पूरी तरीके से बहुत अच्छे से पूरे नहीं हुए, ठीक है। पहला परिणाम ये निकला। और अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। और क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, जो अर्थव्यवस्था थी, ये जो पूरा जो क्षेत्र था जहाँ पे ये शॉक थेरेपी लाई गई थी, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई थी, क्योंकि एकदम से चेंज लाया गया। अगर धीरे धीरे चेंज लाया जाता तो शायद क्या होता, शायद ये इनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस ना होती और
बहुत अच्छे से विकास कर पाती। लेकिन हुआ क्या था, एकदम से सभी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया गया था, जिससे जो था लोग भी संतुष्ट नहीं हुए, है ना। और जो लोगों की एक तरीके से लोगों ने जो सोचा था अपने मन में, जो विचार ख्याल बनाए होंगे कि क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें भी पूरी नहीं हुई और अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। क्योंकि अब देखो, जहाँ पे सब कुछ सरकारी था, है ना, उनको सरकारी शिक्षा मिल रही थी, सरकारी हॉस्पिटल, सब कुछ सरकारी मिल रहा था, यानी कि सब उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा था बेसिक चीज़ें, है ना। लेकिन एकदम से वो सारी चीज़ें जब प्राइवेट हो जाएंगी, और जब प्राइवेट होगी तो यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा देखा जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था में। और जब प्रॉफिट देखा जाएगा तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और जब चीज़ें महंगी होंगी तो लोग तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, है ना। तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, और ज़्यादा तहस नहस हो जाएगी, और जो जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, है ना। तो रूस में हुआ क्या, रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। तो रूस में हुआ ये कि जो राज्य के नियंत्रित औद्योगिक ढांचे थे वो चरमरा उठे, यानी कि जो भी उद्योग पहले राज्य के नियंत्रण में थे, यानी सरकारी उद्योग थे, अब उनको पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया। तो वो भी क्या हो गए, उनकी जो व्यवस्था थी वो भी खराब हो गई, स्ट्रक्चर एक तरीके से, ठीक है। और लगभग 90% उद्योगों को क्या कर दिया गया था, निजी कंपनियों को बेच दिया गया था। और आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसीलिए यह कदम सभी उद्योगों की को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। कहने का मतलब, जितने भी जो उद्योग थे पहले, वो सरकार की नीतियों के हिसाब से चलते थे, यानी सरकार ने जो कानून नियम बनाए हैं उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब क्योंकि अब सारी औद्योगिक उद्योगों को प्राइवेट कर दिया गया, और प्राइवेट करने के बाद यहाँ पे सरकार का तो नियंत्रण रहा नहीं, तो सरकार ने जो नियम या कानून बनाए होंगे अब उसको माना नहीं जाएगा। और जब माना नहीं जाएगा यहाँ पे, अब ये निजी हाथों में चलेगी, तो कंपनियां अपना प्रॉफिट देखेंगी, और प्रॉफिट जब देखेंगी तो वो अपने हिसाब से नियम बनाएंगी, है ना। तो इस वजह से जो ये उद्योग थे ये भी क्या हो गए, तहस नहस हो गए, खराब हो गए सब, है ना। और इससे इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गराज सेल से आप क्या समझते हैं। तो सोवियत जो संघ के नए आज़ाद देश थे, गणराज्य देश थे, है ना, उन देशों में जो ये शॉक थेरेपी मॉडल लाया गया था, इस शॉक थेरेपी मॉडल के तहत जो उद्योग थे उनको क्या किया गया था, निजी किया गया था, है ना। निजी कंपनियों को बेच दिया गया था। और निजी कंपनियों को जब इन सरकारी उद्योगों को बेचा गया तो बहुत ही कम दामों पर इनको बेचा गया, है ना। ऐसे जैसे कि कबाड़ बेचा जा रहा है ना, औने पौने दामों पर बेच दिया गया निजी कंपनी, निजी हाथों में। और इसी को ही विश्व इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि इन उद्योगों को क्या कर दिया, इतने बड़े बड़े उद्योग जो सरकार चला रही थी, उन सभी उद्योगों को क्या किया, बहुत ही सस्ते दामों पे प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया, ठीक है। क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योग की कीमत कम से कम करके आकी गई और उन्हें औने पौने दामों पर बेचा गया, ठीक है। आगे समझ में, हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारी के हाथों बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। तो देखो, इस ये जो महाबिक्री हुई थी, महाबिक्री यानी कि एक तरीके से नीलामी होती है ना, वैसे तो जितने भी उद्योग थे सरकारी, उन सब की बिक्री शुरू हुई, और उस बिक्री के लिए मतलब कोई भी जाकर उसको खरीद सकता था। तो जो नागरिक थे उन सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे कि आप भी इस बिक्री में भाग ले सकते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, उन अधिकार पत्रों को काला बाजारी के हाथों बेच दिया, यानी कि ऐसे लोगों को बेच दिया जो उस अधिकार पत्र के बदले उनको पैसे देंगे, और जो अधिकार पत्र उन लोगों को मिलेगा जिन वो जाकर उसमें पार्ट लेंगे और उन कंपनियों को खरीद लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पैसे की लालच में, धन की जरूरत थी उन्हें, इस वजह से अपने अधिकार पत्रों को क्या कर दिया, बेच दिया, ठीक है। ये चौथा पॉइंट था, ठीक है। फिर हुआ क्या, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य
में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। ठीक है, तो जो रूसी मुद्रा थी रूबल, उसमें क्या हुआ, गिरावट हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो मुद्रा, जो रूबल, रूसी जो रूबल मुद्रा थी यानी रूस की मुद्रा रूबल, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई, यानी उसकी वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और कम इसलिए हो गई थी क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। महंगाई क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई का बढ़ना। इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही, यानी लोगों के पास जो भी पैसा और धन जमा था वो सब चला गया। सामूहिक खेती की प्रणाली क्या हो गई, समाप्त हो गई। पहले जब सोवियत संघ व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था थी, उसमें किस तरीके की खेती होती थी, उसमें सामूहिक खेती होती थी। यानी कि खेत किसी एक व्यक्ति, निजी व्यक्ति का नहीं होता था, खेत जो है वो सरकारों का होता था, और उस पे लोग जाकर सामूहिक खेती करते थे मिलकर, और फिर लोगों, जितने लोगों ने जितना जो काम किया उसके हिसाब से उनको बांट दिया जाता था, है ना, पैसा, या उनके बीच में शेयर्स को बांट दिया जाता था, जो भी उसमें प्रॉफिट होता था। और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। और पहले सामूहिक खेती के जरिए क्या था कि लोगों को एटलीस्ट खाना तो मिलेगा ही, है ना, खाद्यान्न की सुरक्षा तो रहेगी, भोजन की सुरक्षा तो उनकी रहेगी, लेकिन अब वो सुरक्षा नहीं रही। सामूहिक खेती की जगह क्या हो गया था, निजी प्रणाली, पूंजीवादी प्रणाली के तहत खेती हो रही थी, यानी जो खेत थे वो निजी हाथों को में सौंप दिए गए। ठीक है, और इस तरीके से खाद्यान्न की सुरक्षा भी क्या हो गई, खत्म हो गई। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया और सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। यानी कि जो उनका जीडीपी था, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, वो क्या था, वो 1989 की तुलना में और ज़्यादा नीचे गिर गया, और ज़्यादा उनका जो विकास की गति थी वो और ज़्यादा धीरे हो गई, है ना। अब वो, ठीक है, और बाहर से क्योंकि उनको चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी, है ना, और पुराना व्यापारिक जो ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो पाई थी। ठीक है, और समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, ये परिणाम निकला कि जो समाज कल्याण की व्यवस्था थी, यानी कि जब साम्यवादी व्यवस्था थी तो उस समय पे सोशल वेलफेयर यानी कि समाज कल्याण की व्यवस्था थी, यानी कि नागरिकों के हित के लिए सरकार कार्य करेगी, है ना, जो गरीब हैं या फिर जो पिछड़े हैं उनके लिए काम करेगी। लेकिन अब वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रही, उसको भी नष्ट कर दिया गया, और सरकारी रियायतें जो दी गई थी सरकार की तरफ से उसको भी ख़त्म कर दिया गया, और जिसके कारण जो लोग थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए, यानी कि जो पहले से गरीब थे वो और अधिक गरीब हो गए, क्योंकि अब क्या है, सब कुछ प्राइवेट है, उनको सब कुछ खरीदना पड़ेगा। जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही थी अब वो उनको नहीं मिलेंगी। ठीक है, और मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गए, और जो मध्य वर्ग जो समाज था, मिडिल क्लास जो लोग थे, वो भी धीरे धीरे क्या हो गए, गरीबी की तरफ जाने लग गए, और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। यानी, और जो अकादमिक और बौद्धिक कामों से जुड़े थे, यानी कि जो शैक्षिक कार्यों से जुड़े हुए थे, है ना, वो सब लोग क्या हो गए, उनका भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और कुछ लोग तो जो थे वो देश ही छोड़कर बाहर चले गए, है ना, और कई देशों में एक माफिया वर्ग उभरा। ठीक है, कई देशों में क्या हुआ, माफिया वर्ग उभरा, जिसको जरायम पेशा लोग कहते थे, यानी कि उनमें अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। और इस माफिया वर्ग ने क्या किया, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया, और निजीकरण ने नई विषमताओं को भी जन्म दिया। ठीक है, और पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्य और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच में एक तीखा विभाजन हो गया। ठीक है, यानी कि गरीब और अमीरों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अंतर बढ़ गया। ठीक है, और पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी विषमता आ गई। ठीक है, ये 8th पॉइंट। तो ये सारे शॉक थेरेपी के परिणाम निकले, और आर्थिक बदलाव को बड़ी
प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण की कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। यानी कि जो आर्थिक बदलाव थे उस पे तो इस शॉक थेरेपी में प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए, है ना, विघटन के बाद। और रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। यानी कि बोला गया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आएगी, है ना, पूंजीवाद के साथ साथ, लेकिन हुआ क्या, आर्थिक बढ़ावा, आर्थिक बदलाव के ऊपर ध्यान तो दिया गया, आर्थिक विकास के ऊपर, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इतना ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि और लोकतांत्रिकरण पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। और जो भी शक्तियां थी वो राष्ट्रपति के हाथों में दे दी गई, है ना, राज्य की। और फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई, और जो संसद था वो कमजोर रह गई। और मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी। ठीक है, के एक मिनट, मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित ही नहीं हुई कई देशों में। और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का क्या दिया है, उदाहरण देकर बताया गया है। आपसे भी पूछे जा सकते हैं कि उदाहरण देकर बताइए कि किस प्रकार से जो है लोकतांत्रिक संस्थाएं जो थी वो कमज़ोर थी इन देशों में। तो क्योंकि हुआ क्या कि आर्थिक विकास पर ध्यान तो दिया गया, है ना, आर्थिक बदलाव करने की कोशिश तो की गई, लेकिन जो पहले साम्यवादी व्यवस्था थी जिसमें लोगों के पास कोई अधिकार नहीं थे, उसको बदलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। और सारी की सारी शक्ति किसके पास थी, राष्ट्रपति के पास थी। और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, पहले तो उन्होंने अपने आप को 10 वर्ष के लिए बहाल किया कि हम 10 साल तक राष्ट्रपति रहेंगे। और फिर हुआ क्या, उन्होंने इसके बाद अगले 10 सालों के लिए और अपना समय सीमा बढ़ा दी गई। मतलब कोई चुनाव नहीं, बिना चुनाव के ही अपनी समय सीमा को बढ़ाए जा रहे हैं, है ना, अपने शासनकाल को बढ़ाए जा रहे हैं। और इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसले से असहमति या विरोध को अनुमति भी नहीं दी। मतलब कोई इनका विरोध भी नहीं कर सकता है, इनके खिलाफ भी नहीं जा सकता है। मतलब ना इलेक्शन हो रहे हैं ना कुछ, है ना। और अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। और बहुत सारे देशों कई सारे देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका को भी स्थापित नहीं किया गया, अभी भी बाकी है। और रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। और रूस के साथ साथ और भी बहुत सारे जो देश थे उन्होंने अपनी सन 2000 में अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करना शुरू किया था। यानी कि वो इतने बिखर गए थे सोवियत संघ के विघटन के बाद और इस शॉक थेरेपी के कारण कि उनको 10 साल लग गए धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में। और इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। यानी कि इन देशों ने धीरे धीरे इनके पास जो खनिज संसाधन थे, जो तेल था, गैस, प्राकृतिक गैस थी, इन सभी संसाधनों को बाहर के देशों में निर्यात यानी उनका व्यापार करके धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था को सही ट्रैक पर लाया। और रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। ठीक है, ये याद रखना कि कौन से देश जो हैं तेल के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फ़ायदा हुआ। और जिन देशों में तेल के क्षेत्र नहीं भी हैं, लेकिन जब दूसरे देश में निर्यात किया जाएगा गैसों का तो कैसे होगा, पाइपलाइनों के जरिए होगा। और पाइपलाइन हवा में तो बनाई नहीं जाएगी, ज़मीन के अंदर से बनाई जाएगी। तो बीच में जो देश पड़ेंगे उन देशों को भी क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। और इस एवज में उन्हें किराया मिलता था और एक हद तक विनिर्माण का काम भी शुरू हुआ। ठीक है,
तो इस तरीके से ये सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी शॉक थेरेपी के बाद इन देशों में क्या क्या हुआ, ठीक है, क्या क्या इनके अंदर रिजल्ट हुआ शॉक थेरेपी की वजह से, वो सब कुछ हमने देखा। ठीक है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे संघर्ष और तनाव से। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।